सिर्फ मौत के खौफ में थे। वो 330 फीट पे चल रहा था। जैसे पिलर टूटा तो ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया। अगर एक भी है तो बचाना तो पड़ेगा। 65 माइनर्स अभी भी लापता I don't think they could be alive. नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। साथ मौजूद हैं स्वर्गीय जेस गिल के सुपुत्र। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो अब आते हैं उस कोलियरी के किस्से के ऊपर कि वो किस्सा क्या था जिसके वजह से आज उस पर 5 साल क्या कह लें कि 8 साल 6 साल के रिसर्च के बाद एक मूवी बनने जा रही है। तो महावीर कोलियरी के बारे में सर बताएं, और जब ये घटना घटी तो वो घटना क्या थी जो आपने अपने पिताजी से सुना है, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। ये 13 नवंबर 1999 की बात है। मेरे पिताजी अपने ऑफिस जा रहे थे। उनका ऑफिस महावीर से कोई लेना देना नहीं था। इनका एरिया वहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे था। लेकिन अभी वहाँ पे इनको अपना घर नहीं मिला था, तो ये पुराने घर से ही रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे। तो जब ये साइड रोड से जब मेन जीटी रोड पर आए तो देखा बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और बीच में माइंस रेस्क्यू वैन का हूटर चल रहा है। अच्छा। माइंस रेस्क्यू वैन का हूटर चलने का मतलब है कि किसी न किसी कॉलोनी में एक्सीडेंट हुआ है और ये इमरजेंसी है। तो आपके जो पिताजी थे वो कौन से डिपार्टमेंट में थे? कोल इंडिया में ही। नहीं, कोल इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट, जैसे माइनिंग रेस्क्यू में ही थे या किसमें थे? ही वॉज एन ऑफिसर। ही वॉज एन ऑफिसर बट ही वॉज रेस्क्यू ट्रेंड। मतलब क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको साल में 1 बार 2 बार जाना पड़ता है। लेकिन इनका ये था कि ये 33 इयर्स की सर्विस में इन्होंने 33 इयर्स रेस्क्यू ट्रेनिंग की और ही वॉज बेस्ट ऑल इंडिया कैप्टन रेस्क्यू एंड बेस्ट जोनल कैप्टन ऑन मेनी ओकेजन्स। तो मतलब इनको एक रेस्क्यू का कुछ इनके मन में या ब्रेन में कह ले एक आइडिया था इनके पास कि कैसे होता है। और ये अपने ऑफिस जाते जाते जब वहाँ पे देखा कि फंसा हुआ है सब कुछ, तो इन्होंने वहाँ से उतर गए, इंस्पेक्टर से बात की, ट्रैफिक वालों से। साथ में उस टाइम मोस्टली ट्रक ड्राइवर जो है ना पंजाबी ज़्यादा होते थे, तो उनसे बात की पंजाबी में, भाई तू थोड़ा आगे कर ले, तू थोड़ा पीछे कर ले, तू थोड़ा लेफ्ट कर ले, तू थोड़ा राइट कर ले। तो वो करके उन्होंने वैन को अंदर जगह दे दी और अपने ड्राइवर को बोलते मेरे मन में पता नहीं क्या है कि ड्राइवर को बोला चल तो इसके पीछे चल। वो अब पहुँच गए महावीर, ये भी पहुँच गए महावीर। अब इतने सीनियर ऑफिसर उस टाइम पे जनरल मैनेजर थे, तो बोलते मैंने एक तो नज़र दौड़ाई, दूसरा मैंने वहाँ के 2-3 ऑफिसर से बात की, तो बात पूरी समझ में आ गई। अब बात क्या थी, जैसे कोल माइनिंग है, ये इसके सीम होते हैं। ठीक है। कोयले का एक सीम होगा, ऐसे नहीं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोयला ही कोयला है। एक मिट्टी आएगी, पत्थर आएगा, उसके नीचे एक कोयले की पूरी सीम आएगी। तो उसको क्या करते हैं, सीम को खाली करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये महावीर कॉलोनी में उन्होंने क्या किया था कि ऊपर से जो फर्स्ट सीम थी 110 फुट पे, वो पूरा कोयला निकल चुका था। और अब जो नेक्स्ट चल रहा था या अब वो 330 फीट पे चल रहा था, वहाँ भी कोयले की सीम थी, अब उसको निकाल रहे थे। तो क्या होता है कि जब आप सीम कोई ऊपर खाली हो जाती है तो एक पिलर छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा पिलर होता है, वो पिलर छोड़ देते हैं ताकि उसका कोई भी इफेक्ट नीचे ना हो। जी बिल्कुल। अब ये जो घटना 13 नवंबर 1999 की ऐसे हुई कि सुबह 4 बजे एक पूरी मतलब कि टीम 220 लोगों की, उनका फर्स्ट शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट। वो लोग दोनों तरफ एक लिफ्ट होती है, वो दोनों लिफ्ट से नीचे गए। और कुछ 5 बज के कुछ मिनट पे क्या हुआ कि ये जो पिलर था ना, विच वॉज मतलब मार्क भी किया हुआ था कि इसको नहीं टच करना है, यहाँ पे मतलब कि नहीं करना, एक्सीडेंट, वो गलती से या तो टच हो गया या किसी ने ब्लास्ट कर दिया, कुछ तो हुआ, लेकिन वो पूरे का पूरा पिलर टूट गया। जैसे पिलर टूटा तो ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया, पहले थोड़ा उतनी देर में इनको समझ आ गई कि अब तो पानी आएगा। तो इनमें से कुछ लोग इधर इस लिफ्ट की तरफ भाग गए, कुछ लोग दूसरी तरफ लिफ्ट की भाग गए और कुछ लोग नहीं भाग सके। तो उतनी देर में पानी, करोड़ों लीटर पानी एकदम से नीचे आ गया, ये डाउन हो गए। बाकी जो 65 थे उन्होंने थोड़ा हाई ग्राउंड ढूंढ लिया और वहाँ जाके असेंबल हो गए। अब वो भी था कि हाई ग्राउंड चाहे जितना भी हो, पानी आस्ता पानी चढ़ रहा है तो वो चढ़ता रहेगा। अब जब हम पिताजी वहाँ पहुँचे तो फिर प्लानिंग हुई कि भाई कैसे, क्योंकि वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री महावीर कॉलोनी एक ऐसी थी जिसमें अंडरग्राउंड इंटरकॉम लगाया गया था, पहली बार।
और उससे पहले कभी इंटरकॉम नहीं होता था कॉलरीज में। हाँ, क्योंकि आप 1989 की जब बात बता रहे हैं तो उस समय तो हमारा कोलेरी बेल्ट भी उतना अपडेटेड नहीं होगा जितना अब हो चुका है। अब तो बहुत कुछ है, रेस्क्यू के बहुत साधन हैं, सब कुछ है। उस टाइम तो साधन नहीं था, कुछ नहीं था, एक इंटरकॉम था, वो भी लास्ट में एक आदमी ने उठा के जब जस्ट मतलब कि उसने इतना बोला हम हैं बोला और वो भी कट हो गया। अच्छा, तो अब हम एक भी हो सकता है, हम दो भी हो सकते हैं, हम 61 भी हो सकते हैं, मैं पूरे भी हो सकते हैं। तो अब प्लान ये बना कि भाई अगर एक भी है तो बचाना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि अब क्योंकि टीम्स बन गई कि कुछ करो, कैसे करना है। तो सबसे सिंपल तरीका सबको लगा कि ये दो इतने बड़े बड़े शाफ्ट हैं, इसमें 40 फुट पानी खड़ा है, बड़े बड़े पंप्स इसमें फिट कर दो, फुल कर दो, जितने पंप लग सकते हैं उनको ऑन कर दो और पानी इसमें से ड्रेन कर लो। पता चला कि जी दोनों शाफ्ट्स फुल हो गई और उसमें से पानी निकलना भी शुरू हो गया। साथ नीचे जाके साथ में एक छोटी रिवर थी, उसमें पानी जाना शुरू हो गया। 4 घंटे बाद चेक किया तो 4 फुट और बढ़ गया पानी, क्योंकि वो रिवर से वापस सीप होके वापस इधर आ रहा था पानी। तो वो प्लान नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा प्लान था कि अगर 110 फीट पे क्रैक आया है तो वहाँ से पानी नीचे गिरा है तो वो जो क्रैक आया है उसको ब्लॉक कर दें और फिर उसके थ्रू नीचे जाके जो नीचे होंगे जहाँ भी उनको ढूंढ के बचाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत हैवी स्टील रबर का पटा होता है उसको हैंग करके उसके सामने रखा। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचा, वो पानी का इतना प्रेशर था, साथ में पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी थे, कि उसने वो जो स्टील पटा था उस स्टील पटे के चिथड़े उड़ा दिए उसने। सो वो भी प्लान फेल हो गया। तीसरा प्लान था कि अगर यहाँ पे है वो 330 तो हम ऊपर से दूसरी जगह से काफ़ी डिस्टेंस से एक कट मारना शुरू करेंगे ज़मीन में ऐसे इंक्लाइन और इन तक पहुँच जाएंगे। चलो उन्होंने सोचा कर लेंगे, पता चला कि जी 3 महीने का टाइम लगेगा इतनी इंक्लाइन कट करने में। 3 महीने तो उनको बचा पाना और वहाँ रख पाना इम्पॉसिबल था। उनके पास टाइम नहीं था। हाँ, मतलब कि वो जब बाहर निकले हैं तो ये बोलते थे कि हम तो सिर्फ मौत के खौफ में थे कि अब आई। तो इसी बीच में मेरे फादर साहब ने एक प्लान दिया कि भाई ऐसा है कि आप लोग सब लोग कुछ कर रहे हो तो मैं भी एक ट्राई करता हूँ। बुक्स में पढ़ा है लेकिन आज तक हुआ नहीं। एक खाने वाला कैप्सूल होता है ना, वैसा एक बड़ा स्टील का कैप्सूल हम बनाएंगे 7 फीट का, 22 इंच का उसका डायमीटर रखेंगे और एक आदमी उसमें खड़ा होके नीचे जा सकता है और उसमें एक एक करके मजदूर वापस भी आ सकते हैं। तो उसमें मतलब काफ़ी लोगों को लगा क्या इंजीनियरिंग होगी, आप समझ लिए हम तो नीचे जा रहे हैं, फिर उससे ऊपर भी आना है। हाँ, उसमें वो क्या था, उसमें लाइक किसी को मोटर का काम था? वो पहले उन्होंने लटकाया था अपना क्रेन के साथ, एक क्रेन के साथ लटकाया था, क्रेन उसको खींच रही थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब थोड़ा स्मूथ हो गया, 10-12 राउंड चल गए, फिर उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विंच लगा दी। तो फिर अब ऑटोमेटिक में, क्योंकि पहले जब क्रेन से जा रहा था तो इट वाज टेकिंग 35-40 मिनट्स। तो उसके बाद ये मतलब सब कुछ होने के बाद जब स्टील कैप्सूल भी बन गया, बोर के लिए बहुत लोगों ने किया, आप 22 इंच का बोर कैसे कर लोगे, हमारे पास तो 8 इंच से बड़ी कटिंग बिट ही नहीं है। तो बोलते मैं करूँगा, आप मेरे को करने दो ना, आप अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। इन्होंने फिर बिट के ऊपर बिट्स वेल्ड की, उसके नीचे प्लेट्स वेल्ड की, फिर उसके ऊपर बिट्स वेल्ड की। तो करते कराते इन्होंने 21.5-22 इंच का बोर कर लिया। अच्छा, एक सवाल था और लोगों के जहन में भी ये सवाल आता है कि उनको परमिशन कैसे मिली कि आप रेस्क्यू करने अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर जाएंगे या इस तरह का मिशन लॉन्च करेंगे? देखिए, ये जो तो ये बनाने का था, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इन्होंने सब रेडी कर दिया, बोरहोल भी तैयार कर दिया, कैप्सूल भी तैयार हो गया। में बन गया क्या रेडी? ये देखिए 13 सुबह इन्होंने स्टार्ट किया मिशन, 15 को रात 12:30 बजे तक सब रेडी था। मतलब 3 दिन के अंदर में सब कुछ रेडी कर दिया इन्होंने। हाँ, मतलब 2.5 दिन कह लीजिए आप। और ये पूरा आइडिया, डिजाइनिंग प्लान सब सर का ही था? सब इनका था। इन्होंने ही उसका पूरा प्लान सर्किट बना के भेजा कंपनी में, जहाँ पास में इनकी नियामतपुर फैक्ट्री थी, सोदपुर फैक्ट्री थी, उनको भेजा। उन्होंने भी उसको इमीडिएटली बनाया। बोरिंग के लिए जो इनको ड्रिल्स वगैरह चाहिए थी, बड़ी बड़ी ड्रिल्स थी, वो इन्होंने हायर की। ठीक है, तो वो करते कराते 13 तारीख को, 15 तारीख सुबह रात के 12-12:30 बजे तक सब रेडी हो गया। जो सवाल आपने पूछा मैं उस पे आंसर आ रहा हूँ। तो सब रेडी हो गया। तो अब था कि भाई नीचे कौन जाएगा। तो इन्होंने 2 रेस्क्यू ट्रेंड, जो उस टाइम बहुत अपने आप को मतलब जो थे तगड़े रेस्क्यू ट्रेनर ट्रेंड थे,
उनको इन्होंने स्टैंड बाय पे रखा था कि जब सब रेडी हो जाएगा तुमने जाना है नीचे। तो जब उनको 12:30 बजे आवाज़ मारी तो वो दोनों गायब। अच्छा, मतलब इन द सेंस कि पता ही नहीं कहाँ है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मौके से फरार हो गए। फरार टोटल फरार कि भाई अपनी ज़िंदगी को कौन हम दांव में लगाएगा ना। फिर फादर साहब ने चेयरमैन साहब से बात की कि देखिए ऐसा है कि ये मेरा आइडिया था, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अब मैं कोई भी नीचे जाता है वहाँ पे तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चेयरमैन ने बोला यस। फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए, बोला यस। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, यस। उनको एक मतलब कि कंट्रोल करने की उसमें एक शक्ति होनी चाहिए, उन्होंने बोला यस। तो बोला ठीक है सर, फिर मैं जा रहा हूँ। तो जब उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ तो बोले चेयरमैन बोले नो नो नो, हाउ कैन आई सेक्रीफाइस सच अ सीनियर ऑफिसर। तो बोले सर देयर इज नथिंग सीनियर जूनियर अबाउट दिस, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। एज अ ह्यूमन बींग मैं जा रहा हूँ और एज अ ह्यूमन बींग मैं उनको बचाना चाहता हूँ। ये सारा प्लान मेरा है, मैं लेट मी डू इट। बिल्कुल। और मतलब कि जैसे वहीं पे एक कॉरेस्पॉन्डेंट उस टाइम थे बीबीसी के, क्योंकि उस टाइम था क्या, सिर्फ दूरदर्शन और बीबीसी। बिल्कुल। तो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो आ गए इनके पास, आप जा रहे हो नीचे? ही सेड यस। तो फिर उसने शुरू हो गया, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके कहाँ पढ़े, आप कितने स्कूल, आपके माता पिताजी क्या हैं, भाई बहन कितने हैं। तो पापा बोलते क्या भाई कल मेरी श्रद्धांजलि छाप हो गया पेपर में। तो फिर चेयरमैन ने फिर बोला नहीं यार गिल तू मत जा। तो नहीं क्या चेयरमैन साहब मैं जा रहा हूँ और आपकी तसल्ली के लिए बोलता हूँ कल सुबह आके आपके साथ ही चाय पीऊँगा। मतलब वो एक कॉन्फिडेंट कि यस मैं ये कर सकता हूँ। बट और पॉजिटिविटी उनमें ये चीज़ थी, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी बहुत थी। क्योंकि देखो उनको भी पता था कि बहुत डेंजर है। जैसे वो बीबीसी वाले ने पूछा सर व्हाट इज़ द रिस्क रेट, उस टाइम पे ही सेड इट इज़ 1.5%। क्या है 1.5%? बोलते 65 आदमी ऑलरेडी नीचे हैं, ठीक है, मैं जाऊँगा 66 हो जाएंगे। अगर हम 66 के 66 वापस आ गए तो 100% गेन, 65 के साथ एक और मर जाए तो 1.5% लॉस, तो है तो 1.5% ही ना। तो मतलब बोलता है यू कैन से दिस एट दिस टाइम ऑफ द नाइट। यार और कोई ऑप्शन भी कहाँ है? इसे यहाँ पे लाख बंदा खड़ा है, पूछ लो अगर कोई जाने को तैयार है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। एक आदमी ने भी इसको वॉलंटियर नहीं किया एंड ही वॉलंटियर्ड। उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, उनका कोई जाने का मतलब नहीं बनता था, उस एरिया में जाने का मतलब नहीं बनता था, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे जस्ट कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, वो वहाँ पहुँच गए। और ये उस दिन फिर रात को 2:30 बजे ये कैप्सूल में नीचे गए और वो कैप्सूल जब थोड़ा नीचे गया तो वो लगा घूमने, क्योंकि ऊपर स्टील की रोप थी, वो पूरे स्पीड पे घूमता था, फिर रुक जाता था, फिर उल्टे स्पीड पे घूमता था, उल्टी तरफ घूमता था। तो एक बार तो बोलते मेरी पीठ की हड्डी हो गई ठंडी कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन फिर जो एक उनके मेंटल स्ट्रेंथ इतनी थी उनकी कि वो मतलब कॉन्सनट्रेट, अपने आप को बोला ना कॉन्सनट्रेट। तो बस उसके बाद चले गए, ना के नीचे टच किया जैसे कैप्सूल, उनको मतलब पता चल गया, टच किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, फटाफट जो पहला आदमी सामने दिखा उसको पकड़ा, फिट किया कैप्सूल में। अच्छा, जब ये लोग 3 दिन तक नीचे में थे जो भी, तो उन तक खाना, उन तक पहुंचने, उनको कैसे हौसला अफजाई किया जा रहा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे एक सर्वेयर थे वो और मेरे फादर, क्योंकि इनकी भी सर्वे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ये दोनों ने मिल के बनाया कि भाई ये यहाँ पे हमारी माइंस हैं, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इंक्लाइन है, यहाँ पे डिक्लाइन है, वो यहाँ पे पंचर हुई है, तो वो कहाँ पे हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आइडिया उन्होंने उस पर एक मार्किंग्स की कि यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। तो जहाँ पहला पॉइंट उनको मिला कि यहाँ पे चलो 2 इंच का बोर करते हैं, वो 2 इंच का जब बोर किया ना, वो जहाँ कनेक्ट हुआ उसमें इन्होंने फिर एक टॉर्च रस्सी से लटकाई, वो टॉर्च किसी ने पकड़ ली, तो पता चल गया कि यहाँ पे है। फिर उसके बाद 1-2 चीज़ें लिख के भेजी, उसका जवाब आया, फिर उनको उसमें से पानी और खाना, बिस्किट, ये वो जाने लग गया। उतनी देर में ये कैप्सूल का काम चल रहा था। अच्छा, 65 लोग जो थे, ये 65 लोग एक ही जगह पे खड़े थे या अलग अलग जगहों पे थे? नहीं, अल्टीमेटली क्योंकि ये भागे एक तरफ ना, तो वो राइज की तरफ भागे, तो सब वहीं एक ही जगह पे खड़े थे, क्योंकि जाने की जगह नहीं थी ना, कहीं और कहीं इधर जाते तो पानी में डूब जाते, पीछे जगह ही नहीं है जाने की। मतलब इधर कुआं, उधर खाई। हाँ, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तो फिर इन्होंने सब जब लोकेट कर लिया, बोर हो गया रेडी, कैप्सूल हो गया रेडी, 2:30 बजे पहुंच गए नीचे, एक पहले बंदे को बाहर भेजा। उसके बाद इन्होंने बोला देखो भी बाकी तुम सब जितने हो
मैं तुमको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ रहने का कोई मन नहीं है, लेकिन जब तक तुम सब ऊपर नहीं चले जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं लास्ट में जाऊँगा। तो उनको एक थोड़ा सा हौसला मिल गया कि भाई एक आदमी है जो लास्ट तक हमारे साथ खड़ा है। उसके बाद ये वाइंडिंग शुरू हो गई। पहले मैनुअल थी, ऑलमोस्ट आधा घंटा 35 मिनट लग रहे थे। पहले 9-10 उससे हुए, उसके बाद फिर उन्होंने ऊपर मैनुअल विंच लगा दी। मैनुअल विंच से फिर थोड़ा काम कम हो गया, 5-7 मिनट तक आ गया। तो एक एक करके इन्होंने सबको ऊपर भेजा और लास्ट अगले दिन सुबह 8:30 बजे ये खुद वापस आए। और जब ये बाहर निकले तो बताते हैं कि मेरे को इतनी फूल माला पहना दी कि पगड़ी के यहाँ तक मेरी फूल माला आ गई, दिखना मुझे बंद हो गया। और उन्होंने कंधों पे उठा के मुझे मेरी कार में बिठा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 65 लोग ज़मीन के नीचे फंसे हुए हैं और उन 65 लोगों को ये पता है कि उनके सामने मौत आने वाली है। कब आएगी उन्हें बस ये नहीं पता, लेकिन ये मौत उन्हें छू कर निकल गई, क्योंकि वहाँ पर कैप्सूल लेकर पहुँच चुके थे स्वर्गीय जसवंत गिल। तो उनकी कहानी, उनके बेटे की जुबानी हम सब सुन रहे हैं।